हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, इनका बिजनेस क्या है जानेंगे, इनकी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स के बारे में समझेंगे, इनका बिजनेस मॉडल क्या है वो समझेंगे, इनके रेवेन्यू सोर्सेज समझेंगे, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस समझेंगे और इस कंपनी के रिस्क क्या है वो भी समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा और ये कैसे ट्रेड हो रही है और हमें इसे बाय करना चाहिए या नहीं, इसके वैल्यूएशन हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस इस कंपनी के मैनेजमेंट से। तो इस कंपनी की जो शुरुआत है डॉक्टर ए वेलुमनी ने की थी, जो इसके आज प्रमोटर, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो इन्होंने बीएससी किया था केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से, एमएससी किया बायोकेमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से, फिर इन्होंने पीएचडी किया थायराइड फिजियोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से। इसके बाद इन्होंने 15 सालों तक बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम किया, जिसमें ये थायराइड बायोकेमिस्ट्री रिसर्च डोमेन में काम करते थे। तो देखेंगे इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। इन्होंने थायरो केयर की शुरुआत की 1996 में। शुरू में ये थायराइड की टेस्टिंग प्रोवाइड करते थे, थायराइड रिलेटेड ही इनका बिजनेस था। आज ये और भी बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस कंपनी को इन्होंने लिस्टिंग कराया था एनएससी और बीएससी में मई 2016 में। एक और बेहतरीन बात बता दूं मैं आपको डॉक्टर ए वेलुमनी के बारे में, तो इनके जो पिताजी थे वो एक किसान थे और उसके बावजूद इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। ये बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं। अगर इनकी आपको सैलरी बताऊं तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। ये बस 1 रुपए की मंथली सैलरी लेते हैं, जो कि सालाना 12 रुपए की ही सैलरी होती है। तो ये बहुत ही हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए और इस देश के लिए बहुत ही धन्यवाद की बात है कि ऐसे भी बिजनेसमैन हमारी कंट्री में है। ये हो गया इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे बहुत बड़ा थम्स अप है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कंपनी है, इनके पास फुली ऑटोमेटेड लेबोरेटरी है डायग्नोस्टिक की, जिसके थ्रू ये टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। टेस्टिंग सर्विसेज सबसे लो कॉस्ट टेस्टिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं दूसरे लेबोरेटरीज हॉस्पिटल्स को इंडिया में और बाकी भी साउथ एशियन कंट्रीज को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनका जो लेबोरेटरी है पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम कर पाते हैं और इसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा कम कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन भी अगर आप देखेंगे एंड में बहुत ही अच्छे हैं। इनका जो मॉडल है वो बहुत सिंपल है। एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग लेबोरेटरी है जो नवी मुंबई में है, जो कि एसोटेरिक टेस्ट बेसिकली जो कि बहुत ही रेयर और कॉम्प्लेक्स टेस्ट होते हैं उसके लिए यूज होता है। तब सैंपल्स को सीपीएल जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी है वहां भेजा जाता है। इसके अलावा इनके रीजनल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी मेजर मेट्रो सिटीज में है और अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में है। ये लेबोरेटरी से रेगुलर क्लिनिकल टेस्टिंग जो भी होती है वो की जाती है। जब भी कोई रेयर या फिर कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है तभी सैंपल्स को सीपीएल सेंट्रल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी में भेजा जाता है। अदरवाइज कोई भी मेजर मेट्रो सिटीज में जो इनके मशीन है वहां से टेस्टिंग की जा सकती है। तो ये हो गया इनका मॉडल। और जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं उन्हें ये सीपीएल या आरपीएल जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी या रीजनल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी तक पहुंचाया जाता है एयर कार्गो लॉजिस्टिक के थ्रू। इससे क्या हो जाता है कि जब भी सैंपल जिस दिन भी कलेक्ट हुआ उस दिन रात के मिडनाइट के पहले वो सैंपल इनके लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। और इनका लेबोरेटरी 24/7 फंक्शनल है, ऑटोमेटेड है। और एक बार अगर सैंपल लेबोरेटरी में पहुंच गया तो 4 से 5 घंटे में वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग कंप्लीट करके जो उसके रिजल्ट्स है वो सर्वर पे अपलोड कर देता है। इनकी लेबोरेटरी 24/7 ऑपरेशनल होती है। इन्होंने अपनी लेबोरेटरी में एप्टिया जो सीमेंस का सिस्टम है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा पूरा लेबोरेटरी का ऑटोमेशन करके रखा हुआ है, जिसके तहत आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम हैंडल कर पाते हैं और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा इन्होंने बार कोडेड सिस्टम भी एम्प्लॉय किया हुआ है और सॉर्टिंग टेक्निक्स भी अप्लाई की, जिससे कि क्या होता है कि इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही, ऑल्दो ये टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं पर इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, बहुत ही ज्यादा ऑटोमेशन है, जिसकी वजह से बहुत ही लो कॉस्ट प्लेयर बन पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर हेल्थ केयर लिमिटेड जो कि इनकी फुली ओन्ड सब्सिडरी है, ये लो कॉस्ट कैंसर डायग्नोसिस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बेसिकली कैंसर रिलेटेड जो भी टेस्टिंग होती है वो कम प्रोवाइड करती है और यहाँ भी इन्होंने ऑटोमेशन किया हुआ है, जिसके तहत ये सबसे लो कॉस्ट प्लेयर हो पाते हैं। इनकी 15 मशीनें हैं 13 सिटीज में। अगर आप देख सकते हैं कि ये मेजर मेट्रो सिटीज में इनका प्रेजेंस है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इक्विनॉक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 30% की होल्डिंग इनकी है, जो कि ये कंपनी जो है वाटर, फूड और अदर हाइजीन रिलेटेड टेस्टिंग करती है। तो यहाँ भी देखेंगे आप सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर जो भी है वो टेस्टिंग रिलेटेड ही है, बस उसके डिसीजेज या डोमेन बोल सकते हैं आप अलग हो जाता है। तो ये होगी इनकी सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर। आगे हम इनके देखेंगे कि इन्होंने जो न्यू सर्विसेज लॉन्च की है उसके बारे में भी हम समझेंगे, न्यू सेगमेंट्स के बारे में समझेंगे। इन्होंने कोविड-19 टेस्टिंग की भी शुरुआत की है और आपको जान के
खुशी होगी कि धारावी का जो टेस्टिंग हुआ था वो सारी टेस्टिंग के लिए मुंबई ने इन्हें प्रिफर किया था। ये बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और इन्होंने जो कोविड टेस्टिंग है ये आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी यूज करके टेस्ट करते हैं इंडिया में, और इसके अलावा ये बहरीन और मस्कट कंट्री में भी अपने एफिलिएट के थ्रू टेस्टिंग करते हैं। इनकी जो कैपेसिटी है इंडिया में 5000 की है और ग्लोबली अगर टोटल देखेंगे तो 10,000 की है इनकी और इनके एफिलिएट के टोटल जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो मिला के डेली कैपेसिटी है। इसके अलावा इन्होंने मैटरनिटी सेगमेंट भी लॉन्च किया है जिसके तहत ये प्रेगनेंसी रिलेटेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर इनका जैसा कि हमने देखा ये हर जगह ऑटोमेशन इंप्लॉय करते हैं, तो जो मैटरनिटी इनके आने के पहले इस सेगमेंट में मैटरनिटी टेस्टिंग का जो कॉस्ट होता था वो 25,000 का होता था। इन्होंने उसको नीचे लाके 8,000 पे कर दिया। तो अगर आप देखेंगे ये टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करके, ऑटोमेशन यूज करके ये कॉस्ट बहुत ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे लो कॉस्ट प्लेयर हो जाते हैं मार्केट में और इनके ऑटोमेशन से इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और ये वॉल्यूम पे ही चलते हैं, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम अगर इन्हें मिलेगी तो इन्हें और भी ज्यादा फायदा होगा। इसकी वजह से इनका आप बिजनेस देखेंगे तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में इनको बिजनेस जो आता है वो B2B आता है, बिजनेस टू बिजनेस वॉल्यूम आता है। इसके बारे में भी हम आगे और बातें करेंगे। इसके अलावा इनका एक सेगमेंट है फोकस टीबी जिसमें ये ट्यूबरकुलोसिस पे फोकस करते हैं। तो ये देखेंगे आप, ये इनके 3 नए सेगमेंट है जो कि पिछले 2-3 सालों में ही शुरू हुए हैं। कोविड तो इस साल ही शुरू हुआ है। तो ये कंपनी के सेगमेंट हो गए। इनके बहुत सारे मॉडल हैं जिसके तहत ये आपको पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं और टेस्टिंग करके देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपनी सबसे पहले अपने टेस्ट पैकेजेस बनाती है। आरोग्यम करके इनका पैकेज का नाम है जो काफी पॉपुलर है और सबसे लो कॉस्ट भी है। वो पैकेज बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि ये पैकेज में आपको इतने रुपए में ये सारी टेस्टिंग करके मिलेगी। फिर उसके बाद उस पैकेज के हिसाब से सैंपल कलेक्ट किया जाता है। वो सैंपल इन्हें दूसरी लेबोरेटरीज, हॉस्पिटल या कोई भी इंडिविजुअल के थ्रू या अपने इनके खुद के नेटवर्क और एजेंट्स भी है जो इंडिविजुअल से सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो ये ऐसे सैंपल कलेक्शन होता है लेबोरेटरी, हॉस्पिटल और नेटवर्क के थ्रू इनके। फिर उस सैंपल को ये एयर या फिर रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने नियरेस्ट रीजनल प्रोसेसिंग लैब या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी में पहुंचाते हैं। और ये कैसे डिसाइड होता है, बेसिकली जिस टाइप की टेस्टिंग चाहिए उसके बेसिस पे। अगर आपको एसोटेरिक टेस्ट चाहिए, कॉम्प्लेक्स टेस्ट चाहिए तो ही सीपीएल में वो सैंपल जाएगा, वरना वो आरपीएल में टेस्ट हो जाएगा। फिर उस सैंपल की टेस्टिंग होती है ओवरनाइट। और इनके जो जैसा हमने देखा है इनकी जो सर्विसेज है 24/7 है, इनके लैब 24/7 चलते हैं। तो ओवरनाइट टेस्टिंग हो जाती है और रिजल्ट्स नेक्स्ट डे अपलोड कर दिए जाते हैं, मेल कर दिए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे इनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम 24 to 26 आवर्स रहता है। और एक बार अगर सैंपल इनके लेबोरेटरी में पहुंच गया तो वहां 4 से 5 घंटे में उसकी कंप्लीट टेस्टिंग से रिपोर्ट बन जाती है। तो अगर देखेंगे यहाँ इनका मॉडल बहुत ही अच्छा है और काफी फास्ट भी है। इस कंपनी के टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो 1996 में डॉक्टर एवेल्यूमिनी ने इसको फाउंड किया था, जब ये शुरू में थायराइड टेस्टिंग ऑफर करते थे। 2004 में इन्होंने बारकोडिंग सिस्टम इंप्लॉय किया जिससे इंप्रूवमेंट हुई इनके बिजनेस में और ज्यादा ये इश्यूज रिजॉल्व हो गए। और बाय डायरेक्शनल इंटरफेसिंग में क्या होता है कि आपके जो ट्यूब है उस पे डिटेल्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन के उनके सर्वर पे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ ऑटोमेशन से इनको फायदा ये होता है कि मैनुअल इंटरवेंशन कम हो जाता है, कंफ्यूजन कम हो जाता है, कोई भी एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। 2008 में इन्होंने शुगर स्कैन लॉन्च किया था जिसके तहत ये डायबिटीज के लिए जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की टेस्टिंग प्रोवाइड करते थे। जैसा हमने देखा न्यूक्लियर हेल्थ केयर लिमिटेड इनकी सब्सिडरी है जिसकी शुरुआत इन्होंने 2009 में की। इसका फोकस है कैंसर रिलेटेड डिसीजेज में। 2011 में इन्होंने सीमेंस का जैसा हमने देखा सिस्टम इंप्लॉय करके पूरा लैब ऑटोमेशन कर दिया और इनके पास जैसा हमने देखा दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा ऑटोमेशन लैब है। 2018 में इन्होंने फोकस टीबी लॉन्च किया जो फोकस करती है ट्यूबरकुलोसिस बिजनेस पे। तो ये हो गए इनके टाइमलाइन। और भी बहुत सारे डिटेल हैं जिसको हमने यहाँ पे नहीं रखा है, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे उसी को ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके रेवेन्यू सोर्सेज देख लेते हैं। तो अगर आप इनका पहले कस्टमर सेगमेंट देखें तो इनका B2C बिजनेस टू डायरेक्ट कस्टमर जो एक्सपोजर है वो 22% है। और इनका B2C पे फोकस कम इसलिए भी रहा है क्योंकि B2C में आपको सेंटर सेटअप करना पड़ता है और ऐसे सब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, मैन पावर एम्प्लॉय करना पड़ता है सैंपल कलेक्शन के लिए, जिससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो इन्होंने B2C पे फोकस इतना किया नहीं। इनका मेजर फोकस रहा था कि हम बैकएंड रखेंगे, हम पूरा अपना लेबोरेटरी ऑटोमेटेड करके रखेंगे जिसके तहत हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम प्रोसेस कर पाएंगे। और इसकी वजह से इन्होंने हमेशा फोकस B2B बिजनेस पे किया और इससे इनको फायदा भी हुआ शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा, क्योंकि B2B बिजनेस में वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलता था इन्हें और ऑटोमेशन होने की वजह से ये बहुत ज्यादा सैंपल प्रोसेस कर पाते थे और कॉस्ट भी इनका बहुत कम था, जिसकी वजह से अगर आप इनके कॉम्पिटिटर से देखेंगे तो इनकी मार्जिन सबसे हाईएस्ट रही है। पर कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि B2B बिजनेस में बहुत सारे प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं जिससे इनके मार्जिन रिड्यूस हुए हैं, वो हमें आगे नंबर्स में देखने मिलेंगे। रेवेन्यू बाय रीजन अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न इंडिया से इनका 32% रेवेन्यू आता है, महाराष्ट्र से तो अगर इनका देखेंगे तो सबसे ज्यादा लेबोरेटरीज भी इनकी महाराष्ट्र में ही है, मुंबई में ही है। इसके अलावा साउथ से इनके 26% रेवेन्यू आते हैं, नॉर्थ से 22% आते हैं, ईस्ट से 19% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 1% ही इनको रेवेन्यू आता है। तो इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स अभी भी इंडिया ही है। चलिए इनके हिस्टोरिकल
परफॉर्मेंस देख लेते हैं, इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ कैसे रहे हैं। तो 2016 में देखें तो इनका जो रेवेन्यू था 240 करोड़ का था और प्रॉफिट 51 करोड़ का था। अगर आप देखें 2018 में इनका प्रॉफिट बढ़ गया था 51 से 93 करोड़। इसकी वजह रही थी कि इनके जो मार्जिन थे बहुत ज्यादा थे B2B बिजनेस में। पर 2018 के बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे प्लेयर इस सेगमेंट में आ गए और यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इन्होंने अपने प्राइसेस कम किए जिससे इनके मार्जिन कम हुई। पर मैनेजमेंट का ऐसा मानना था कि हम प्राइसेस कम करेंगे, भले आज मार्जिन कम होगा पर हमें और भी ज्यादा बिजनेस मिलेगा, तो इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे। तो अगर देखेंगे यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, पर अगर प्रॉफिट में देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इनकी 2018 के बाद कम हो गई है। तो इनके मार्जिन हिट हुए थे, फिर भी आज भी देखेंगे इनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे तो मार्जिन इनकी सबसे बेहतरीन है। और मार्जिन इनकी बेहतरीन होने की वजह है कि इनका जो पूरा लैब है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करने की वजह से इस कंपनी का मार्जिन बहुत ही बेहतर है। फिर भी इनके मार्जिन थोड़े डिक्लाइन हुए हैं और उसकी वजह रही, जैसे हमने डिस्कस किया, कि और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर इस डोमेन में आ गए B2B डोमेन में, जिसकी वजह से इनके मार्जिन इंपैक्ट हुए। और B2B डोमेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लार्ज टेंडर्स मिलते हैं और यहाँ पे कस्टमर स्टिकीनेस थोड़ा भी नहीं होता। आप B2C करते हैं तो आप जो कस्टमर है उनको आपके ब्रांड की पहचान होती है, वो आपके पास ही आएंगे आपकी सर्विसेज देख के, तो वहाँ कस्टमर स्टिकीनेस होता है। बट B2C बिजनेस में जैसा हमने देखा वहाँ पे कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको सेंटर सेटअप करना पड़ता है, मैन पावर इंप्लॉय करना पड़ता है, तो वहाँ कॉस्ट बढ़ जाता है, पर आपको वहाँ लॉन्ग टर्म बिजनेस बहुत अच्छा हो जाता है। और B2B पे इनका ज्यादा फोकस रहा था क्योंकि वहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है, तो इनके ऑटोमेशन की वजह से ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम हैंडल कर पाते थे। और B2B में जैसा हमने देखा कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है, तो इनकी प्रॉफिट मार्जिन कम हुए। फिर भी आज भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार्जिन इनके कॉम्पिटिटर से, अगर डॉक्टर पाथलेयर और भी है फोर्टिस हेल्थ केयर, इन सबसे अगर कंपेयर करेंगे तो मार्जिन इनकी अभी भी सबसे ज्यादा है। और इस कंपनी के आगे अपडेट की बात कर लेते हैं। तो इनके जो डॉक्टर एवेलुमनी थी, ये नए सीईओ की खोज कर रहे थे। इनकी कोशिश थी कि इस बार जो कंपनी का सीईओ बने वो सेल्स और मार्केटिंग डोमेन से बने, तो इसके लिए इन्होंने नया सीईओ सेलेक्ट कर लिया है, मिस्टर अरिंदम हलदार, जो कि इसके नए सीईओ हैं। इनका अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो ये बीटेक फ्रॉम IIT खड़गपुर है, MBA IIM कलकत्ता से किया हुआ है। इन्हें 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है, 20 सालों का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इसके पहले कोलगेट जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं। इसके पहले, इस कंपनी ज्वाइन करने के पहले भी ये 4 साल एक लेबोरेटरी टेस्टिंग कंपनी से जुड़े हुए थे। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ एक बहुत अच्छा अपडेट है कि इस कंपनी ने नया सीईओ सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसा हमने देखा इन्होंने कोविड टेस्टिंग शुरुआत की थी, तो लास्ट अपडेट जो इन्होंने दिया था उसके द्वारा अगर हम देखें तो 1.5 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख कोविड-19 टेस्ट कर चुके हैं ये RT-PCR टेक्नोलॉजी के तहत। और इसके अलावा 55,000 से भी ज्यादा एंटीबॉडी टेस्ट भी इन्होंने किया हुआ है। ये तो हो गए इस कंपनी के लेटेस्ट अपडेट। चलिए थोड़ा रिस्क देख लेते हैं और इस कंपनी के साथ थोड़े इश्यूज क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा न्यूक्लियर हेल्थ केयर जो इनकी सब्सिडरी है, जो कि कैंसर रिलेटेड टेस्टिंग करती है, वहां पे इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल भी दिया था और इनके जो पार्टनर है उनसे इनको इश्यूज हो गया, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो सूरत, वडोदरा और रायपुर के जो सेंटर है वो लीगल डिस्प्यूट की वजह से आज बंद है, वहां ऑपरेशन हो नहीं पा रहा। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हुआ है इस कंपनी के सब्सिडरी के साथ। और इसके अलावा इसको जो स्केल किया था उन्होंने बैंगलोर और कोयम्बतूर में, वहां वो बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रोथ कर नहीं पाए, तो यहाँ भी इनको, इस कंपनी को ये कैंसर रिलेटेड डोमेन में इश्यूज फेस करने पड़े। और ये बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस कंपनी, ये 2018-19 में अगर आप देखेंगे FY 18-19 में, तो इस डोमेन का जो ग्रोथ था 30% था ईयर ऑन ईयर, जो कि पिछले साल गिर के 4% का रह गया। और ये 4% गिरने की वजह रही है कि इनके 3 सेंटर तो बंद हो गए और बैंगलोर और कोयम्बतूर में भी इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपांशन कर नहीं पाए। तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि कोयम्बतूर में जो इनकी मशीन थी उसे बोरीवली, मुंबई में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा उन्हें रेवेन्यू मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोविड तो टेस्टिंग ये कर रहे हैं, इस पर जो नॉन कोविड बिजनेस है वो इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड है। और वो कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि इंडिया में सिचुएशन कैसे है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव्स कैसे हैं। तो यहाँ ये साल इनका बिजनेस बहुत ज्यादा, नॉन कोविड बिजनेस बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टेड होगा। इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं आपको कि जो कोविड रिलेटेड बिजनेस ये कर तो रहे हैं, पर वहाँ रेवेन्यू तो जरूर आ रहे हैं, पर वहाँ इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा। और कंपनी का मानना है कि जनवरी से इस बिजनेस से इन्हें प्रॉफिट देखने मिलेगा। तो यहाँ कोविड बिजनेस में रेवेन्यू है पर प्रॉफिट इन्हें जनवरी से देखने मिलेगा। और नॉन कोविड बिजनेस में थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, पर वो भी पूरी तरह से बैक टू नॉर्मल 100% नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सप्लाई चेन में इश्यूज हुए हैं, वर्कफोर्स कम हो गया है, मार्केट प्राइसेस बहुत कम हो गए और डिमांड भी बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे इस कंपनी के जो कैपेसिटीज है वो बहुत कम यूटिलाइज होंगे और कुछ केसेस में तो वो कंप्लीटली शट डाउन भी हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा रिस्क है इस कंपनी के साथ। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ये साल इनके बिजनेस इतने अच्छे नहीं रहेंगे, इनके रेवेन्यू इतने अच्छे नहीं आएंगे। हालांकि ये कोविड टेस्टिंग कर रहे हैं पर वहां से रेवेन्यू आ रहे हैं, प्रॉफिट इतना नहीं आ रहा। प्रॉफिट जनवरी से आने की उम्मीदें हैं। चलिए आगे देखते हैं और ये कंपनी कैसे ट्रेड हो रही है, इसके रिसेंट क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहे। तो यहाँ अगर आप देखें
देखेंगे जब हम वीडियो बना रहे हैं, ये कंपनी ऑलमोस्ट 760 पे ट्रेड हो रही है, 759.50 पे, और ये 0.85% डाउन है। पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखें तो इस कंपनी ने लो बनाया था 409 का, और ये ऑलमोस्ट हाई बनाई थी 850 के आसपास का हाई बनाया। पिछले अगर जब से लिस्टिंग हुई तब से अगर आप रिटर्न देखेंगे तो ये कंपनी, जैसा हमने देखा था कि 2018 के बाद इनके प्रॉफिट गिर गए थे, मार्जिन इंपैक्ट हुआ था, तो उसके बाद से कंपनी में लगातार डिक्लाइन देखने मिला था। और अब कोविड के चलते इनके बिजनेस की डिमांड थोड़ी बड़ी है, न्यूज में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, न्यूज बहुत ज्यादा है इस कंपनी के बारे में, जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है। पर यहाँ देखेंगे मार्जिन इंपैक्ट होने की वजह से कंपनी के शेयर प्राइसेस में गिरावट हमें देखने मिली थी। इनका मार्केट कैप देखें तो 4000 करोड़ का है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। पी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लग रहा है, पी 75 का पी है, बुक वैल्यू 70 का है। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 50, ये इंडस्ट्री के सारे अगर आप देखेंगे शेयर्स बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। प्राइस टू बुक देखेंगे तो 10.72 है, ये भी काफी हाई लग रहा है मुझे। पर आगे देखेंगे हिस्टोरिकली ये कैसे ट्रेड हुआ करती थी, क्वार्टर रिजल्ट भी हम देखेंगे और थोड़े मार्जिन वगैरह भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो अगर आप देखेंगे पिछला क्वार्टर इनका कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो सेल्स ऑलमोस्ट डाउन हो गया 50% और नेट प्रॉफिट जीरो रहा था। तो पिछला क्वार्टर इनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा, नेट प्रॉफिट जीरो पहुंच गया। तो अगर आप देखेंगे तो एक क्वार्टर तो इनका बिजनेस कुछ हुआ ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं हुआ इन्हें, और जो नया Q2 होगा ये भी बहुत अच्छा होने की उम्मीदें नहीं है। तो इनको अब प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो Q4 में ही देखने मिलेगा अच्छा प्रॉफिट। तो ये साल इस कंपनी का बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्टेड रहेगा। एनुअल परफॉर्मेंस हमने देखा ही है। चलिए आगे देख लेते हैं, इस कंपनी के रेशियोज देख लेते हैं। वैसे एक और बात बता दूं तो ये कंपनी डेट फ्री है, यहाँ डेट का कोई इश्यू नहीं है, और इनका कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। तो बैलेंस शीट में कोई इश्यू नहीं है, इन्हें लोन का कोई इश्यू नहीं है, बस इनके बिजनेस इंपैक्ट हुए हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म एक दो क्वार्टर आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने नहीं मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ मार्जिन रेशियो देखें तो इस कंपनी का मार्जिन अगर आप देखें तो जैसा हमने देखा था कि 2018 तक काफी इंप्रूव हुआ था, 47% तक का मार्जिन पहुंच गया था, पर जो कि 2019 में रिड्यूस हो गया। यहाँ मार्जिन रिडक्शन जैसा हमने देखा था कि कंपटीशन बढ़ने के कारण इन्होंने प्राइसेस रिड्यूस किए थे, जिसकी वजह से इनका मार्जिन कम हुआ। इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का मार्जिन काफी बेहतरीन है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा हमने देखा ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से इनका मार्जिन बहुत ज्यादा है, और ये B2B डोमेन में है, इसलिए मार्जिन इनका बहुत ज्यादा हो पाता है। तो मार्जिन के तहत अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा है, 21 से 38 तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ भी कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अगर आप लेवरेज रेशियो देखेंगे तो डेट टू इक्विटीज ऑलमोस्ट जीरो है, तो यहाँ डेट का कोई कंसर्न नहीं है। वैल्यूएशन रेशियोज अगर हम देख लेते हैं तो 2017 में ये इसका पी देखेंगे तो 36 का था, फिर 14 का हुआ, 20 का हुआ, 11 का हुआ मार्च 2020 में। पर अभी अगर आप इनका पी देखेंगे तो हमें 75 का पी दिख रहा है। पी में जो आपको हाई दिख रहा है इसकी एक वजह ये भी है कि इनका अर्निंग रिड्यूस हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में। तो ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे अगर आप पी देखेंगे तो पी हमें बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो पी बहुत ज्यादा सही इंडिकेटर नहीं है इस कंपनी को समझने के लिए। प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे यहाँ 9.42 का था, इसके अलावा 7.29, 6.447। तो प्राइस टू बुक अगर देखेंगे तो 7 के आसपास इस कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। और प्राइस टू बुक जब अर्निंग आपकी स्टेबल ना हो तो प्राइस टू बुक बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन होता है कंपनी को हिस्टोरिकली कंपेयर करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली कंपनी 7 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड हुआ करती थी, पर अभी अब प्राइस टू बुक देखेंगे तो 10 के ऊपर है। तो यहाँ वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है, कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फिर भी वैल्यूएशन इतना हाई होने की वजह से ये कंपनी बाय करने का कोई सेंस अभी बनता नहीं है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, और कोविड बिजनेस से जैसा हमने देखा जनवरी में प्रॉफिट आएंगे, और ये साल इनका प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा हिट होगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना नहीं पाएंगे। एक क्वार्टर ऑलरेडी हमने देखा जीरो प्रॉफिट है इनका, और Q2 में भी बहुत अच्छे होने की उम्मीदें नहीं है। तो यहाँ वैल्यूएशन बहुत हाई है, और इसका हाई होने की वजह है कि इस कंपनी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही है। डिविडेंड रिकॉर्ड देखें तो डिविडेंड भी काफी अच्छा है। ये कंपनी ऑलमोस्ट कोशिश करती है कि 15 रुपए का डिविडेंड पर शेयर दे सके, तो डिविडेंड रिकॉर्ड भी इस कंपनी का बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो आप प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट रही है, और रिसेंटली थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। FII और FPI की होल्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ इंक्रीज हुई है। DII की होल्डिंग जरूर यहाँ कम होते हुए दिखी है हमें, पर यहाँ देखेंगे तो होल्डिंग में बहुत ज्यादा कुछ कंसर्न मुझे दिख नहीं रहा। तो ये हो गया इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस। हमने देखा कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। हालांकि बिजनेस में कंपटीशन बढ़ा है, फिर भी ये बिजनेस आगे बहुत अच्छा करेगा, ऐसी मुझे आशाएं हैं। पर अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन मुझे थोड़े भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, और मैं इस कंपनी को अभी बाय नहीं करूंगा। हाँ, अगर बहुत ही अच्छे करेक्शन आते हैं और ये कंपनी मुझे कम प्राइस पे मिलती है तो मैं जरूर सोच सकता हूँ इसे बाय करने के लिए। आप हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। और आप कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन से कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं, हम उस कंपनी का एनालिसिस आपके लिए करेंगे। धन्यवाद।